नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे खेत में, खेत की मिट्टी में या खेत की मिट्टी में जो फसलें उगाई जाती हैं, जो फसलें बोई जाती हैं, उसमें गाय के गोबर से जो खाद तैयार की जाती है, उसका क्या असर पड़ता है। क्योंकि गाय के गोबर से के संबंध में तो हम हजारों सालों से उसके विभिन्न गुणों को लेकर बहुत बातें सुनते आए हैं और प्रत्यक्षतः हम उसका अनुभव भी करते आए हैं। पिछले 4-5 सालों से गाय के जो पंचगव्य हैं, विशेषकर गाय का गोबर, गौमूत्र और उसके दूध दही या फिर हम गाय की जो उर्वरा शक्ति है, गाय की जो दूध देने की क्षमता है, उस पे लेकर गहन अध्ययन अनुसंधान का काम कर रहे हैं। और हमने गाय के गोबर को लेकर एक घनसत्व तैयार किया है। घनसत्व का मेरा जो अर्थ है, मेरा जो भाव है, वो गाय के गोबर के रस में कुछ मिट्टी के जीवाणु को मिलाकर हमने एक मिक्सचर तैयार किया है और उसके अद्भुत परिणाम आए हैं। तो आज हम बात करेंगे गाय के गोबर की क्या विशेषताएं रहती हैं, क्या उपयोगिताएं रहती हैं, उसका क्या महत्व है। क्योंकि इसके विषय में तो सदियों से, प्राचीन काल से दुनिया की सभी संस्कृतियां भली भांति परिचित रही हैं। चाहे वो मिस्र की संस्कृति रही हो, चाहे वो यूनानी रहे हों, यहाँ तक कि अमेरिका के जो रेड इंडियंस हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो भी गाय के गोबर की उपयोगिता के को लेकर भली भांति परिचित थे। और हमारे यहाँ तो गाय के गोबर को लेकर बहुत सारी जो जो धारणा है, गाय के गोबर जैसा पवित्र पदार्थ अभी तक हमारी पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि इसमें एक साथ सहस्त्रों गुण है। गाय का गोबर कभी सड़ता नहीं, वो डिकम्पोज हो जाता है। जब वो मिट्टी में गिरता है या खेत में पड़ा रहता है तो 1-2 दिन में उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से विखंडित हो जाता है। गाय के जो तत्व हैं, गोबर के जो तत्व हैं, चाहे वो सेलुलोज हो या दूसरे अंश हैं, वो सहजता से जीवांश में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि मिट्टी के साथ ही एक आसार हो जाते हैं। और इसीलिए जो खेत की मिट्टी है, खेत की जो जमीन है, उसका उपजाऊपन बना रहता है। और गाय के मूत्र में तो ऐसे बायोसेंसर होते हैं, ऐसे जैव सक्रिय रसायन रहते हैं, जो दूसरे पदार्थों की प्रतिक्रिया को और सक्रिय बना देते हैं। इसलिए चाहे वो गाय के गोबर में हो, चाहे मिट्टी में हो, बहुत सारी जो जैव रसायन हैं, उनकी प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए ये बायोसेंसर काम करते हैं। तो गाय के गोबर में, गौमूत्र में ऐसे सैकड़ों सक्रिय रसायन रहते हैं। गाय के गोबर में तो ऐसे एंजाइम्स हैं जो सहजता से गोबर का डिकम्पोजिशन करने में, गोबर को सूक्ष्म जीवांश में बदल करने में मदद करते हैं। और इसीलिए आज से कुछ दशक पहले तक हम सामान्यतः देखने में आता था कि जहाँ गाय का गोबर गिरता था, वहाँ सड़न पैदा नहीं होती थी, वहाँ दुर्गंध नहीं आती थी और वो सहजता से जीवांश में परिवर्तित हो जाता था। लेकिन अब पिछले 30-40 सालों से हम हमारे देखने में आया है कि आप खेत में गाय का गोबर फैला दीजिए, वो डिकम्पोज ही नहीं होता, वो विखंडित ही नहीं होता, वो जीवांश में रूपांतरित नहीं होता, वो सूख जाता है, सूखा पड़ा रहता है। और जब आप पानी भरते हैं तो उसके ऊपर तैरना शुरू कर देता है। दूसरा, गाय के गोबर से कभी दुर्गंध नहीं आती, बल्कि गाय के गोबर में दुर्गंध नाशक गुण रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा रही है, ना दुर्गंध मारता है, या मल विसर्जित होता है, या कोई ऐसी पदार्थ पड़ा होता है या दुर्गंध मारता है, वहाँ हम गोबर से तैयार राख भनक देते हैं। पहले तो हमारे यहाँ कोई उत्सव होते थे, विवाह आदि कार्यक्रम होते थे, या खान-पीन का प्रोग्राम होता था, या कोई विशिष्ट अतिथि हमारे मोहल्ले में आता था, हमारे स्कूल में आता था, हमारे घर पधारता था, तो हम उसकी आने से पहले, यहाँ बदबू उठने वाली जगह थी, उसके ऊपर गाय की राख छिड़कते थे, ताकि वो दुर्गंध समाप्त हो जाए। इतना ही नहीं, गाय के गोबर के इस राख में एक और विशेष गुण रहता है। वो विशेष गुण ये है कि जिस बायो प्रोडक्ट पर, चाहे वो खाने पीने का अंश हो, या मांस का अंश टुकड़ा हो, या फिर कोई मल पदार्थ हो, उसके ऊपर जब छिड़क देते हैं तो 1-2 घंटे में उसका डिकम्पोजिशन भी कर देता है, उसका विखंडन भी कर देता है। तो गाय के गोबर में तो ऐसे दिव्य गुण है। लेकिन अब पिछले 3-4 दशकों से एक समस्या आने लगी है। समस्या ना केवल गाय के गोबर के साथ में है, बल्कि यदि कोई पशु मर जाए, कोई जीव की मृत्यु हो जाए, तो उसके मांस को सड़ने में भी महीनों लग जाते हैं। क्योंकि अब हमारे आसपास चील, गिद्ध और कौवे तो रहे नहीं। कौवे तो फिर भी हैं, लेकिन उन्होंने भी मांस खाना छोड़ दिया है। लेकिन चील, गिद्ध तो नजर ही नहीं आते, इसलिए उन पशुओं का मांस, उनका शरीर
सड़ता रहता है, दुर्गंध फैलाता रहता है, क्योंकि उनको समाप्त करने वाले अब जो जीवांश में जो हमारी पृथ्वी में सूक्ष्म जीव होते थे, अब वो भी लगभग समाप्त हो गए हैं। और इन सब के पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम सब पहली बात परिचित थे। लेकिन गाय के गोबर की जो मैं बात कर रहा हूँ, गाय के गोबर के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते थे, अब वो भी बहुत कम संख्या में बचे हैं, क्योंकि हमने गाय को भी प्रदूषित कर दिया है। अन्यथा गाय के पेट में, रुमन में ऐसे सैकड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीव होते थे, जो मिट्टी को उर्वरा बनाने में, जीवांश जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको जीवांश में बदल रूपांतरित करने में मदद करते थे। और इसीलिए अब गाय के गोबर की उपयोगिता को फिर से हम स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ा के, गोबर को जीवांत करके, गोबर को शुद्ध करके हम इस जो विभीषिका है, जो ये एक परेशानी खड़ी हो रही है कि अब कार्बनिक पदार्थ में सड़न नहीं होती, डिकम्पोजिशन नहीं होती, वो यथावत पड़े रहते हैं, चाहे वो खेत में पड़े हों या बाहर पड़े हों। और जब तक वो पड़े रहेंगे तब तक हम मिट्टी की जीवंतता को पुनः स्थापित नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे खेतों की जो उर्वरा शक्ति है निरंतर घट रही है, लेकिन उस घटने को हम रासायनिक खादों से पुनः स्थापित नहीं कर सकते। यदि हम रासायनिक खादों के माध्यम से अपने खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो इससे प्रदूषण और फैलेगा, हमारी मिट्टी और प्रदूषित होगी, विषाक्त होगी, और उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य में पड़ेगा, प्राणी जगत के स्वास्थ्य में पड़ेगा। और इसकी विभीषिका हम अब देख ही रहे हैं। तो इसको यदि समाप्त करना है, इसको यदि पृथ्वी से हटाना है, तो गाय को पुनः वो स्थान देना पड़ेगा। और गाय को पुनः स्थान तब मिल पाएगा जब गाय शुद्ध होगी। गाय के पेट के अंदर, उसके रुमन के अंदर वो जो जीवांश, जो जो सूक्ष्म जीव हैं, पुनः मल्टीप्लाई होंगे, गोबर के माध्यम से बाहर जाएंगे। क्योंकि जब बाहर जाते हैं, जो गाय के ये सूक्ष्म जीवाणु और अपने बहुत सारे जो जैव रासायनिक तत्वों के साथ बाहर जाते हैं, बहुत सारे एंजाइमों के साथ बाहर जाते हैं, तो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, क्योंकि मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या भी निरंतर घट रही है, उसके कारण भी वही तत्व हैं जो जो प्रदूषित कर रहे हैं गाय के आहार को। जिन्होंने गाय के पेट से इन सूक्ष्म जीवाणु को समाप्त करना शुरू कर दिया है, वही कारक मिट्टी के साथ में भी है, वही कारक पृथ्वी पर भी है। तो उनको यदि पुनर्स्थापित करना है, तो गाय के गोबर की सक्रियता बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि हम पहले खेतों में गाय के झुंड बैठाते थे, गाय के रेवड़ बैठाते थे, इसमें हजारों गाय होती थी। हम भेड़ बकरियों के झुंड बैठाते थे, हम ऊंट और दूसरे पशुओं को अपने खेतों में बैठाते थे। तो उसका एकमात्र कारण यही रहता कि जिस जगह पर गाय बैठेगी, गाय विचरण करेगी, वहाँ अपना गोबर भी त्याग करेगी, मूत्र का त्याग भी करेगी, और उसके माध्यम से उस पृथ्वी को, उस मिट्टी को गोबर का अंश प्राप्त होगा, मूत्र का अंश प्राप्त होगा। और उसके माध्यम से गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में जो बायोकेमिकल्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो पृथ्वी में जाकर, मिट्टी में जाकर उसकी जो जीवांशता है, उसकी जो प्राण शक्ति है, उसको पुनर्स्थापित करेंगे, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ी रहे। तो गाय की जो गोबर की बहुत सारी उपयोगिता है, तो इसको स्थापित करना है तो गोबर के महत्व को जानना होगा। गोबर में सैकड़ों गुण हैं, उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे, प्रयोग करेंगे। और जिस तत्व की मैं बात कर रहा था, जिस गोबर सत्व की मैंने बात की है, गोबर घन सत्व की बात की है, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। उसके जो परिणाम मिले हैं, उसके जो हमारे पास सकारात्मक जो निष्कर्ष निकल के आए हैं, उनके बारे में भी आपको चर्चा करूंगा। आप चाहें तो उसका प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से आप उसके परिणाम से आश्चर्यचकित होंगे, विस्मित होंगे। और यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई समाधान है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो इस संबंध में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।